साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम फैसले पर आपका कमेंट चाहेंगे। जिस तरीके से ये फैसला आया है और एक बाब जो है वो कहा जा रहा है कि बंद हो चुका है एक इस तरह के इंटरवेंशन का, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? जी, सबसे पहले तो आपके सब सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस फैसले यकीनी तौर पे एक बड़ा आइन का एक तारीखी फैसला है, आइनी फैसला है। और इससे जो जितनी गड़बड़ हुई, जितनी मुदाखलत करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साफ इलेक्शन में, जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया पीटीआई को इस इलेक्शन में, वो सारा अदालत ने वापस कर दिया और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए और आइन के तकाजे पूरे करते हुए फैसला किया है। मेरी नज़र में इस फैसले में जो यकीनी तौर पे नज़र आता है मुझे, अदालत ने सारा जो कुछ हुआ जब से 18 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे पहले जो कुछ हुआ, वो उन्होंने नोट किया है, उन्होंने उसको देखा है, समझा है। वो उन्होंने आंखें बंद नहीं की और उसके मुताबिक ये सारी सिचुएशन को देखते हुए फैसला किया है कि अवाम ने चूंकि पीटीआई के कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया था, इसलिए ये कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकें और रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिलनी चाहिए। ये फैसला मेरी नज़र में उस आर्टिकल 187 जिसमें पावर है अदालत के पास कि वो कंप्लीट जस्टिस करें, वो उस चीज़ को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मुझे याद है कि जब मैं ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बहस कर रहा था तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रिजर्व सीट्स ले जाके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, इससे आपकी नीयत साफ नजर आती है कि आप पीटीआई के खिलाफ फैसला करना चाहते हैं। आप ये गैर आईनी हरकत कर रहे हैं, आप ये काइंडली ना करें। अगर आपने ये किया तो कल को आपको कौम भी नहीं माफ करेगी और आप इसके जिम्मेदार होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ फैसला करेगा। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी मेरी, और आज ये जो हमारा शक था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ जानबूझ के कर रहा है, वो ना सिर्फ यकीन में तब्दील हो गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपनी छाप भी डाल दी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में भी कह दिया कि ये गैर आईनी हरकत की है इलेक्शन। अच्छा, तो अब ये ज़रा बता दिएगा, अभी एक नुक्ता उठाया, बहुत सारे इस वक्त कमेंट्स भी इसी हवाले से आ रहे हैं, कुछ कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि असल तो रिलीफ मांगने गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, डायरेक्ट पटिशनर तो पीटीआई थी ही नहीं। तो बड़े हैरान हुए आज़म नज़ीर तारड़ साहब के, ये कहते हैं आइन के बरक्स ये फैसला दिया गया है, तो असल रिलीफ तो उन्हें मिलना था। इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, यकीनी तौर पे वो जहाँ तक जो जिसने पिटिशन फाइल की थी और जो बहस थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही थी और हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मांग रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक शिक है आइन की आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 ये कहता है कि हर सिचुएशन को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो एक कंप्लीट जस्टिस करे, यानी एक पूरी तरह इंसाफ करे और कोई ऐसा फैसला करे जो कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हो। तो आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? इज इट कंप्लीट जस्टिस? जी, कंप्लीट जस्टिस। बेशक लोगों ने ना भी माना हो, उनके सामने पिटिशनर ने वो रिलीफ ना भी मांगा हो, लेकिन वो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, वो पूरा इंसाफ देने के लिए वो फैसला कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया है। अच्छा, एक चीज है, हम सबको पता है कि क्या हो रहा था। बैरिस्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये इसका इम्पैक्ट, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये फरमाते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है वो केपी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस के गिर्द घूम रही है। एक तो ये उनकी बात, दूसरा ये है कि इससे पहले भी सेनेट के जहाँ जहाँ इंतखाबात हुए, सदर साहब का इंतखाब हुआ, इस फैसले का उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। 3 रिजल्ट इस फैसले के डायरेक्टली आते हैं। एक तो पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो रिवाइव हो गई, यानी पहले पीटीआई पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में नहीं थी, उस तरह अब वो रिवाइव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जितने कैंडिडेट थे, एमएनएज, एमपीएज, जिन्होंने पीटीआई के जो कैंडिडेट समझे जाते हैं, उनको ऑप्शन दे दी कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें। तो एक तो उसका ये नतीजा हुआ। दूसरा इसका ये नतीजा हुआ कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ
एक सुप्रीम कोर्ट का बदनीयती का एक इल्ज़ाम जो था वो साबित हो गया, तो अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सारे फैसले किए, वो उनको अब रिजाइन करना पड़ेगा, अखलाकी तौर पे भी और मेरी नज़र में कानूनी तौर पे भी उनको अल्टीमेटली रेजिग्नेशन करनी पड़ेगी और अपने ओहदों से हटना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा। तीसरी चीज जो है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा जी, वो ये है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, चूंकि पंजाब असेंबली से बिलखसूस जो लोग आए थे और केपी के से जिन्होंने आना है, वो चूंकि पहले मुख्तलिफ पंजाब से आए थे, जो लोग जो अब मेंबर्स बन गए हैं वो नहीं उठे उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट हुए पंजाब असेंबली से उनके खिलाफ भी को वारंटों की एक रिट होती है, वो दायर की जाए और वो इलेक्शन दोबारा से। लेकिन अदालत भी इस बारे में कोई डायरेक्टिव्स दे सकती है ना कि इस फैसले का निफाज अब से होगा या पहले से इसका निफाज समझा जाएगा, ये भी कोई होता तो है तफसीली फैसले में, शायद इस जानिब कोई इशारा हो। जी, हो सकता है तफसीली फैसले को इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें क्या है, लेकिन ये जो तीसरा आपने एंगल बताया, ये जरूर ऐसा एंगल है जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोस्पेक्टिवली नहीं फैसला किया कि ये सिर्फ आगे जाके ये होगा और बाकी माजी पे नहीं इफेक्ट होगा, अगर ये नहीं कहा तो फिर यकीनी तौर पे वो सेनेट के इलेक्शंस भी जो हैं वो दोबारा से होने पड़ेंगे। यानी कि तफसीली फैसले में ये चीज़ हो सकता है मेंशन की गई हो। अली ज़फ़र साहब, ये सारी जो फैसला आया है इसके तनाजुर में ही बात कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठे, गैर आइनी करार दे दिया गया और ज़ाहिर सारा ये मामला सारा वहीं से इसने जन्म लिया। क्या अब इसके बाद, इस फैसले के बाद आप लोग कोई कानूनी फोरम पर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, 100% इसके इस फैसले को देखते हुए, क्योंकि ये सिर्फ 8 जजेस का नहीं, ये 10 जजेस ने ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि हमारे जो फैसले की सिंबल केस की वो गलत की गई है, इलेक्शन कमीशन ने ये गैर आईनी हरकत की है, तो वो 10 जजेस जब ये कह रहे हों तो फिर यकीनी तौर पे अव्वल तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चेयरमैन को, और नहीं करते तो फिर हम जरूर उनको जाके कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि एक इतना अहम ओहदे पे लोग ऐसे बैठे रहें जिन्होंने इतना गलत फैसले किए हों और जो नुकसान इतना बड़ा पहुंचाया हो। एक चीज अभी आप वापस नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन तो हो चुका, और इलेक्शन में जो सिंबल नहीं दिए थे उससे हो सकता है हमारी 30% 40% और सीटें हम जीत जाते, लेकिन वो नहीं जीत सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है बैरिस्टर साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं, फवाद साहब भी यहाँ पर थे तो वो कह रहे थे कि इनके खिलाफ तहरीक भी चलानी चाहिए, तहरीक इंसाफ को, या फिर उनके रिजाइंस तक, या फिर लेट्स अज्यूम कि इनको हटा दिया जाता है, 4 मेंबर्स को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, और उसके बाद नए लोग आ जाते हैं, विल इट चेंज एनीथिंग आपकी नज़र में? जी, कम से कम इतना तो होगा कि आगे जाके जो मुस्तकबिल में इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे। माजी को तो आप वापस नहीं ला सकते, वो तो जो होना था हो गया, लेकिन मुस्तकबिल के लिए तो आप देख सकते हैं अभी मुस्तकबिल में बहुत सारे केसेस हैं, बड़े अहम मामला हैं जिन्होंने अभी फैसला होना है। मेरा ख्याल है सबसे अहम फैसला जो आया था सुप्रीम कोर्ट का वो इलेक्शन का था, उसने कहा इलेक्शन कराओ, लेकिन उसके बाद वो इलेक्शन जिस तरह किया गया, जो रोल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उनके भी मामला से तय होना है। तो यकीनी तौर पे अगर नई इलेक्शन कमीशन आएगी तो वो इंसाफ के तकाजे उन केसों में पूरे हो सकेंगे। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आज ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जी कि आइन को रीराइट कर दिया गया है। आज आपको याद होगा कि एक फ़ैसला आया था 63A का, उस हवाले से भी ये बात कही जाती है कि जी आइन को रीराइट किया गया। कहते हैं अच्छा फ़ैसला वो होता है जिससे सब इत्तेफाक करें, जिसमें कोई झोल ना हो। तो ये जो उनका एक नुक्ता है आर्टिकल 51 के हवाले से और एक और 106 के हवाले से कि इन दोनों आर्टिकल की तशरीह नहीं की गई, इसको रीराइट किया गया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मुझे 63A वाले केस में भी मैं ही वकील था और मुझे अच्छी तरह याद है कि यही तनकीद हो रही थी, लेकिन
वो भूल गए हैं लॉ मिनिस्टर साहब और जो इस फैसलों पे तनकीद करते हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो वो कानून होता है जी जी, और वो आइन की तशरीह होती है। और जब आइन क्या होता है, आइन वही होता है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह करे, वही आइन का हिस्सा समझा जाता है। इसमें कोई और आगे फैसलों में उसकी नज़ीर भी मिसाल भी दी जाती है जी। हर फैसला जो आइन के तहत होता है वो आइन की तशरीह ही होती है और उसको फिर हर कोई मानता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये वाला केस है, जिसका मैंने बताया कि मैं जब इसकी बहस कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझाया था कि ये कानून है, ये आइन कहता है, आप ये नहीं कर सकते कि सुन्नी इत्तेहाद की सीटें जो हैं वो आप दे दें दूसरी जमातों को। आप ये जो करने जा रहे हैं ये आपको कल जिम्मेदारी आप पे आएगी सारी। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी बात और गैर आईनी हरकत कर दी। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे एक चीज़ समझाइए कि यहाँ पर चेयरमैन नैब की तैनाती हो, वहाँ पर भी मुशावरत का अमल ज़रूरी होता है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहाँ पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो तो वहाँ पर भी वो प्रोसीजर वही अप्लाई किया जाता है कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत हो, अब वो मीनिंगफुल हो या ना हो वो एक अलग पहलू है इस पर। लेकिन ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी तैनाती भी इसी तरीके से अमल में, अपॉइंटमेंट इसी तरीके से हुई थी, फिर सदर साहब ने मंजूरी दी थी। तो क्या वहाँ पर कुछ आपकी नज़र में गलती हुई या व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टरवर्ड्स? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आप उस वक्त तो आपको नहीं पता चल सकता कि आगे जाके क्या हरकत करे गए जो जिनको आपने नॉमिनेट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी जो तैनाती हुई और मेंबर जो बने वो बाकायदा आइन की शिकें जो हैं उसके मुताबिक बने और मुशावरत से बने। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि वो आइन के मुताबिक चलेंगे और किसी इंडिपेंडेंट रहेंगे, आज़ाद रहेंगे और किसी तरह मुतनाज़ा नहीं होंगे और किसी एक साइड की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो वन साइडेड फैसले थे और बार बार किए, और बार बार वो जो फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके वो ख़त्म करने पड़े। आपको मैं 3 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले इलेक्शन को अपोज किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन हम नहीं करा सकते, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शन के मुताबिक कराना पड़ा। 2 बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इसकी खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद दूसरा जो 63A वाला फैसला था जिसमें डिफेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। इसी तरह जो रिमूवल थे बहुत सारे इलेक्शन के जो हमारे मेंबर्स थे, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने खत्म किया, वो इनके खिलाफ आया। तो ये वाला फैसला जो सिंबल के बाद था कि हमने आपको सिंबल नहीं देने और पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, वो आज फैसला भी तब्दील किया गया। तो इतने सारे फैसले जो सारे पीटीआई के खिलाफ थे वो अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको तब्दील किया। तो ये नजर आता है कि वो कौन आइन के साथ खड़ा है और आइन के खिलाफ कौन खड़ा है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जो हुकूमत की तरफ से जो तनकीद होती थी वो ये थी कि जनाब ये फलां जज जो हैं वो इनके साथ हैं और फलां जज जो है इनके खिलाफ हैं और हमारे साथ नहीं हैं, और वो जजों को इन्वॉल्व किया जाता था। तो अब आप अगर तारीख देखें पिछले 1 साल की तो आप देखेंगे कि हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो आइन के मुताबिक ही फैसले करते रहे हैं। वो उन्होंने कोई साइड नहीं ली। वही जज जिनको कहा जाता था कि वो पीटीआई के साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ है, या गवर्नमेंट के साथ नहीं है, पीटीआई के साथ है, वो सब ने अपने अपने फैसले किए और 10 जजेस ने ये इंप्रेशन तो खैर पीटीआई की जानिब से भी दिया जाता रहा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब ये है कि काफी सिचुएशन क्लियर हुई है। जी, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन से जो हम हमेशा डिस्कस करते थे कि ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो हतमी फैसला नहीं होता, वो भी आज साबित हो गया कि वो ऑब्जर्वेशन जज साहिबान की आती हैं, वो सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए वो ऑब्जर्व करते हैं और पूछते हैं, बातें करते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अब थोड़ी देर पहले हमारी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी, वो ये कहते हैं जी कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर तहरीके इंसाफ अपनी बात मनवा सकती थी। लियाकत चट्टा साहब का उन्होंने हवाला दिया, फिर उन्होंने दीगर हवाले दिए। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर आप लोग पुरजोर तरीके से मुतालबा नहीं करेंगे तो फिर ये एक मौका होगा जो आप गंवा देंगे। तो आपकी हिकमत अमली क्या है अब एज पार्टी जिसके अब नंबर ज़्यादा हो गए पार्लियामेंट के अंदर? जी देखिए, मैं फवाद चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूँ
कि आपको इस वक्त जो सबसे जरूरी, ये तो रिजर्व सीट वाला मामला तो फैसला हो गया, रिजर्व के लोग भी आ जाएंगे, लेकिन अगर हमने वो जो एक्चुअल कॉज है सारे मसाइल का, अगर हमने उसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं की इस वक्त और हम इंतजार करते रहे तो ये मौका वाकई ही गंवा देंगे। और इसलिए हमें ये इसके ऊपर अब एक्शन प्लान करना है, ठीक है, और बड़ा सीरियस एक्शन प्लान करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फैसला तो अपनी जगह आईनी फैसला है और वो कानून के मुताबिक एक जजमेंट है, लेकिन अब ये मैदान सियासी मैदान भी नहीं छोड़ सकते हम। अब सियासत में, सियासी मैदान में हमने ये एक्शन लेने हैं। बैरिस्टर साहब, हमें देर की तो बड़ा नुकसान होगा। मैं एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा था कि हम अपने कोई भी गुफ्तगू हो उसमें आइन को बड़ा मेंशन करते हैं, आइन की पासदारी और आइन के हवाले से फैसला होगा। इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ सबसे कम है। एक तो ये इंप्रेशन भी है कि हम बहुत ही ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री हैं, दूसरा ये है कि आप बरतानिया की मिसाल अक्सर हम देते हैं, वहाँ पर आइन है भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, फ़ौरन शिकस्त भी तस्लीम कर ली जाती है, फ़ौरन मुबारकबादें भी दी जाती हैं और ऐसा कोई धरने या बाकी मामलात की नौबत भी नहीं आती। फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? देखिए, फ़र्क हमारा जो अभी तक बदकिस्मती से जो जमहूरी कल्चर है वो पूरी तरह हमने हमारे मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं किया था, और उसकी वजह से हमें हमारे पर्टिकुलरली सियासतदान, हमारे पास ये हिम्मत नहीं रही कि हम एक दूसरे की हार जीत को एक्सेप्ट करें। हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे एक दूसरे के खिलाफ कि धांधली हुई नहीं हुई, और उस वजह से ये सारा इलेक्टरल प्रोसेस खराब रहा और वाकई धांधली भी होती रही, जिसकी वजह से ये मामला आगे चलते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमने कोशिश की आईनी तरमीम करके कि एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद अदारा होगा और इलेक्शन करा सकेगा। केयर टेकर हमने कोशिश की कि एक आईनी तरमीम करके कि केयर टेकर का कॉन्सेप्ट लेके आए, इलेक्शन के दौरान भी एक आज़ाद गवर्नमेंट रहे, लेकिन वो भी मेरी नज़र में नाकाम रहा। अब जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन इस वक्त यंगस्टर्स पे है, और यंगस्टर्स जो हैं वो अब माजी से हट के मुस्तकबिल को और हाल को देख रहे हैं, और उनका शऊर जो है वो बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। उनको पता है कि हमारा हक है बोलने का, वो सिर्फ वोट के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। अपना सही रिप्रेजेंटेटिव भेज के, अपना नुमाइंदा भेज के पाकिस्तान की हालत तभी ठीक हो सकती है। तो मेरा ख्याल है अब आपकी ये कल्चर तब्दील होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन डू यू एग्री विद दिस कि हमारा मसला ओवरली हम इस पे कमिट करते हैं कि लेजिस्लेशन पर लेजिस्लेशन होती रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है हमारे यहाँ? हमारे दो मसाइल हैं जी, एक तो ओवर लेजिस्लेशन है और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और नंबर 3 हम हर चीज अदालत पे रिलाई करते हैं। हम अपने पार्लियामेंट के अंदर ये रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते मसाइल को, इसलिए ये सारा एक तरह से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कुछ कंफ्यूज है। तो ये सारी चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बड़े मैकेनिज्म चाहिए जो कि हम फॉलो नहीं करते, और उनको हम कानून साजी तो आप देखें हर रोज कोई ना कोई कानून आ जाता है, और हर आइटम पे 6 कानून है, हर शिक पे 6 कानून है, लेकिन वो इतने ज्यादा कानून होने के बावजूद वो चूंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो बेकार है, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई लगता है। ये बड़ी आपकी बात दुरुस्त है, उस पर एक हमें सीरियस कंसिडरेशन करनी चाहिए। उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम इकोनॉमिक और माशी जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, उतना ही ये जरूरी है कि हम लीगल रिफॉर्म करें, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसका एम्फेसिस हो इम्प्लीमेंटेशन पे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ज़रा सा हमें थोड़ा ये बताइएगा आज के फैसले की रोशनी में, जिसमें 15 दिन का टाइम दिया गया है कि जो आज़ाद हैसियत से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा PTI के थे, तो वो फिर एफिडेविट जमा कराएं और फिर वो PTI के अरकान शुमार किए जाएंगे अगर तो वो है। ये प्रोसेस किस तरह होता है? क्या एफिडेविट किस टाइम के, जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जा रहे थे तब के, या आपकी कोई भी शनाख्त हो कि पार्टी एफिलिएशन से वो काफ़ी होगी? ये प्रोसेस ज़रा समझा देगा। जी देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अक्लमंदी से ये फैसला किया कि हम जो फैसला कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी और के पास ना ये जवाब हो कि वो उसमें कंफ्यूजन पैदा करे या उसको डिले करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी बताई और एग्जैक्ट प्रोसेस भी बता दिया
जो प्रोसेस असल में क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं था, लेकिन क्योंकि बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी और एक जजमेंट की वजह से माजी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना था, इसलिए अदालत ने नई चीजें स्पेसिफाई की और अदालत ने ये कहा कि जितने जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि ये 30 या 32 लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के बिहाफ पे नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो तो पीटीआई के मेंबर्स तस्वर किए जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे या उनके बिहाफ पे अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, उन्होंने पहले जो भी कागजात फाइल किए हों उनको आप रद्द कर दें। अभी उनके पास चॉइस है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लें, और अगर उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और पीटीआई ने उनको टिकट दे दिया तो वो फिर पीटीआई के मेंबर समझे जाएंगे। ठीक है, ये पोजीशन है। और ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिफाई करना है अगर वो ये प्रोसेस फॉलो कर दें। तो अब होगा ये कि जितने भी एमएनएज और एमपीएज हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जिन्होंने बिहाफ पे लड़ा था इलेक्शन, वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे, पीटीआई उनको टिकट देगी और वो उस टिकट को साथ एफिडेविट लगा के वो फाइल करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 दिन में उनको नोटिफाई कर देगा कि ये पीटीआई के मेंबर्स हैं, और पीटीआई फिर एक सियासी पार्लियामेंट्री जमात के तौर पे उभरेगी। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच।